भारत में पुर्तगालियों का आना ये सिर्फ एक व्यापारिक मिशन नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए इस 451 साल लंबे सफर के पन्नों को एक-एक करके पलटते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश आखिर कैसे भारत के कुछ हिस्सों पर लगभग 450 सालों तक राज कर पाया? इसका जवाब छिपा है उनकी समुद्री ताकत, उनकी चालाक व्यापारिक नीतियों और उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल में। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसालों की खोज की, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ विजय हासिल की और अपना नियंत्रण जमाया। इसके बाद गोवा के उस सुनहरे दौर की बात होगी जिसे पूरब का रोम कहा जाता था। फिर हम समझेंगे उनके पतन और यहाँ से जाने की कहानी, और आखिर में देखेंगे कि वो अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, मसालों की खोज। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पुर्तगालियों को हजारों मील दूर समंदर के रास्ते भारत आने की जरूरत पड़ गई? जवाब बहुत सीधा है, मसाले और उन पर अपना कब्जा जमाने की जबरदस्त चाहत। अच्छा, 15वीं सदी में यूरोप की एक बड़ी समस्या थी। जो भी मसाले या रेशम जैसा कीमती सामान वहां पहुंचता था वो अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए आता था। अब बीच में इतने सारे लोग होंगे तो जाहिर है कीमतें आसमान छू रही थी। पुर्तगाल इसी सिस्टम को तोड़ना चाहता था। वो चाहते थे कि बिचौलियों को हटाकर सीधे भारत से व्यापार किया जाए, और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक नया समुद्री रास्ता। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ मसालों की बात नहीं थी, ये तो ग्लोबल ट्रेड पर कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी। और इस नए रास्ते को खोजने का काम किया वास्को डा गामा ने। सोचिए, जुलाई 1497 में वो लिस्बन से निकला, पूरे अफ्रीका का चक्कर काटा और आखिरकार मई 1498 में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। ये बस एक यात्रा नहीं थी, इसने तो दुनिया के व्यापार का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो वास्को दा गामा के आने के साथ ही पुर्तगालियों के इरादे भी बदल गए। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रही, उनका अगला और ज्यादा बड़ा लक्ष्य था हिंद महासागर के पूरे ट्रेड रूट पर अपना कब्जा करना। और बस यहीं से शुरू होता है विजय और नियंत्रण का एक नया दौर। अब इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने। इसी शख्स को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। उसने 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया, और यही गोवा अगले 450 सालों तक पुर्तगाली पावर का सेंटर बना रहा। अल्बुकर्क ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उसका असली खेल तो समंदर में था। उसने एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था कार्टास। ये एक तरह का परमिट था, मतलब अगर हिंद महासागर में किसी को भी अपना जहाज चलाना है तो उसे पुर्तगालियों से ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, और अगर किसी के पास कार्टास नहीं मिला तो उसके जहाज को या तो लूट लिया जाता था या फिर सीधा समंदर में डुबो दिया जाता था। ये उनकी समुद्री दादागिरी का सबसे बड़ा सबूत था। तो गोवा हाथ में आने के बाद पुर्तगाली ताकत अपने चरम पर थी। ये वो दौर था जब गोवा इतना अमीर और शानदार हो गया था कि उसकी तुलना यूरोप के बड़े बड़े शहरों से होने लगी थी। तो सवाल ये है कि पुर्तगालियों की जबरदस्त ताकत के पीछे का राज क्या था? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, उनकी एडवांस्ड नेवी, जिसमें कार्वेल जैसे तेज जहाज और भारी तोपें थीं। दूसरा, गोवा, दमन और दीव जैसी जगहों पर उनके मजबूत किले, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक थे। और तीसरा, मसालों और घोड़ों जैसे सबसे जरूरी सामान के ट्रेड पर उनकी पूरी मोनोपोली। करीब 1550 से 1650 तक का जो 100 साल का वक्त था, उसे गोवा का सुनहरा दौर माना जाता है। व्यापार से बेहिसाब दौलत आ रही थी, शहर में शानदार यूरोपियन स्टाइल की इमारतें बन रही थी, और ये ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर भी बन गया था। इन्हीं सब वजह से इसे पूरब का रोम का खिताब मिला। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कोई भी साम्राज्य हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता। 17वीं सदी आते आते पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें कमजोर पड़ने लगीं। वजह, समंदर में अब नए और उनसे भी ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी एंट्री ले चुके थे। देखिए, पुर्तगालियों के साथ दिक्कत ये थी कि उन पर 2 तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ तो उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार और धार्मिक कट्टरता उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी,
और दूसरी तरफ डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां थीं, जिनके पास बेहतर जहाज थे, बेहतर बिजनेस मॉडल था और वो उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रही थी। इन सब मुश्किलों के बावजूद उनका शासन चलता रहा और चलता ही रहा, कुल मिलाकर 451 साल। जरा सोचिए, ये भारतीय इतिहास में किसी भी यूरोपीय शक्ति का सबसे लंबा शासन था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक अंत तो होता ही है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब 1947 में पूरा भारत आज़ाद हो गया, तब भी गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के ही कब्जे में थे। भारत सरकार ने बातचीत से मसला सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और महज 36 घंटों के अंदर भारतीय सेना ने इन इलाकों को आज़ाद करा लिया। इसी के साथ 4500 साल लंबे पुर्तगाली राज का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? पुर्तगालियों के जाने से क्या उनका असर भी पूरी तरह से चला गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उन्होंने हमारी संस्कृति पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या आलू, टमाटर और मिर्च के बिना भारतीय खाने की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये सारी चीजें भारत ने पुर्तगाली ही लेकर आए थे। आज ये हमारी रसोई का इतना जरूरी हिस्सा है कि इनके बिना काम ही नहीं चलता। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी भाषा में भी पुर्तगाली असर साफ साफ दिखता है। हम रोजमर्रा में कितने ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेज, साबुन, अलमारी। ये सब असल में पुर्तगाली भाषा से आए हैं। तो ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ हुकूमत का नहीं था, बल्कि एक गहरा कल्चरल एक्सचेंज भी था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भारत में पुर्तगालियों की इस 451 साल लंबी कहानी को कैसे देखा जाए? क्या इसे सिर्फ एक व्यापार और जीत की कहानी माने, या फिर एक सांस्कृतिक लेनदेन की? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसने आज के भारत को बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है।